प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका पुनः सामाजिक अन्वेषण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता विषयक इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। हम इस सीरीज में पहले 2 वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं इससे संबंधित पक्षों पर, जिसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिविटी और उसके विशेषताओं के बारे में चर्चा की। फिर सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिनिष्ठता और उसके अर्थ, परिभाषा एवं उसके विशेषताओं के बारे में हम समझ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि सामाजिक अन्वेषण में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में हमें क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें आती हैं, और फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ प्रयास करके इन परेशानियों को दूर कर सकें और कुछ हद तक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ये 2 चीज़ों के बारे में समझेंगे। नंबर 1, डिफिकल्टीज इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी, एंड देन वेज एंड मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च। और फिर अंत में हम व्यक्तिनिष्ठता एवं वस्तुनिष्ठता के बीच तुलनात्मक स्तर पर इनके बीच के अंतर को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिविटी को प्राप्त करने में या वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में हमें क्या परेशानियां आती हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए, एक बार हम पुनः इस बात को याद कर लें कि जो सामाजिक यथार्थ है, उस सामाजिक यथार्थ का जो प्रकृति है, वह सामाजिक यथार्थ की जो प्रकृति है, वह प्रकृति बड़ी यूनिक है, विशिष्ट है। और इस विशिष्टता के कारण हमें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम पहले भी सामाजिक जो यथार्थ है उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर याद करें पहले के वीडियो लेक्चर्स को, तो हम बात कर चुके हैं कि कैसे सामाजिक जो यथार्थ है वो इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको समझ पाना, उसके सत्य को पूर्ण रूप से उद्घाटित कर पाना, उसके सभी पक्षों को समझ लेना बहुत मुश्किल होता है। प्राकृतिक विज्ञानों में सुविधा यह है कि आपके पास एक लेबोरेटरी कंडीशन होती है, एक प्रयोगशाला होता है जिसके भीतर सभी कारकों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, कारकों को अलग करके देख सकते हैं। आप 1 by 1 या कलेक्टिवली आप उनके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये सहूलियत हमें सामाजिक विज्ञान में नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के जो विषय वस्तु हैं वो नंबर 1 सजीव हैं, उनके भीतर चेतना है और उनकी अपनी दिनचर्या है, और वो प्राकृतिक विज्ञानों के विषय वस्तु की तरह हमारे लिए अध्ययन के लिए सुलभ नहीं होते हैं। हमें अपने विषय वस्तु की सुविधा का ध्यान रख करके उनके पास जा करके उनकी सुविधा के अनुरूप हमें उनका अध्ययन करना होता है, और हम उनको प्राकृतिक विज्ञानों के विषय वस्तु की तरह उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उनके भीतर, उनके मन में वो क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या इंटेंट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। और इसके कारण जब हम वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं उनके अध्ययन में, तो वो बहुत हद तक सीमित हो जाती है। उनका प्रयोग जो है सही तरीके से या पूरे तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों और उपकरणों का प्रयोग जो है और सामाजिक यथार्थ के अध्ययन में किया जाना संभव
नहीं हो पाता है। इस बात को जैसे एक और तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज का अध्ययन करना है, तो आमतौर पर अमूमन प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन की जाने वाली वस्तु का कोई लिंग नहीं होता। वो अक्सर निर्जीव होते हैं, अचेतन होते हैं, निर्जीव होते हैं। और कभी ऐसी चीजों का भी अध्ययन होता है जो निर्जीव नहीं है, सजीव हैं, और उनका मेल फीमेल के रूप में हम अंतर कर सकते हैं। तो कुछ एक विषयों को अगर हम छोड़ दें तो आमतौर पर उनके व्यवहार को अध्ययन करने के लिए, उनके क्रियाकलाप को अध्ययन करने के लिए जेंडर वहां पे या लैंगिकता वहां पे बहुत महत्वपूर्ण पक्ष नहीं होता है। लेकिन जब हम सामाजिक अध्ययन करने जाते हैं किसी भी घटना के बारे में, और वहां पे आपके उत्तरदाता और स्त्री पुरुष के रूप में है, तो हम देखेंगे कि उनके प्रतिक्रिया में, उनके व्यवहार में, उनके समझ में, उनके सोच में किसी भी विषय को लेकर के पर्याप्त अंतर होगा, क्योंकि उनके जो अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं उस घटना को लेकर के वो दोनों ही पक्षों के, वर्गों के, स्त्री और पुरुषों के अलग अलग होंगे और अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से जो लिंग है सामाजिक अध्ययनों में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है, जो कि प्राकृतिक विज्ञानों में नहीं है। तो जैसे लिंग एक हुआ, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे दूसरे पक्ष हो सकते हैं जो उत्तरदाता के अनुभूति को और उसकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर देते हैं, और उसको अलग करके हमको समझना, एक ऐसी राय सामने लाना जो यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो और सबके ऊपर समान रूप से लागू होता हो, ये करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जाति है, धर्म है, संस्कृति है, क्षेत्र है, भाषा है, ये सारी चीजें बहुत हद तक जो है प्रभावित कर देती हैं आपके उत्तरदाताओं के बोध को, उनकी प्रतिक्रिया को, उनकी समझ को लिमिट कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो सामाजिक यथार्थ है उसकी प्रकृति बहुत ही विशिष्ट है और मुश्किल है, डिफिकल्ट है, पेचीदा है, जटिल है। उसको समझना उसकी एंटायरिटी में, उसकी पूर्णता में, उसके सभी पक्षों को, उनको समझ पाना और उनको उद्घाटित कर पाना सही एक मुश्किल वाकया हमारे सामने खड़ा करता है प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में। फिर इसके अलावा एक जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जब भी हम कोई सामाजिक अध्ययन करते हैं तो उससे संबंधित जो एथिकल इश्यूज हैं, जो व्यवहारात्मक या आचारगत जो मुद्दे हैं कि क्या करना ठीक रहेगा, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष है जो एथिक्स से अलग है, वह है राजनीति, पॉलिटिक्स। जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उसके शक्ति के संदर्भ में मायने क्या है, वो किस प्रकार से किसको प्रभावित करने वाला है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको कैसे प्रभावित करेगा, जो अध्ययन कर रहा है उसको कैसे प्रभावित करेगा, अध्ययन करने के लिए जिन एजेंसियों के तत्वावधान में वो अध्ययन किया जा रहा है या जो उसके फंडर्स हैं, जो उसके धन उपलब्ध कराने वाली जो एजेंसीज हैं, उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है और उनको ये रिसर्च कैसे प्रभावित करेगा। जैसे जब भी हम कोई अध्ययन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके भीतर चाहे हम चाहें या न चाहें, जाने या न जाने, उसकी एक राजनीति होती है, उसका एक पॉलिटिक्स होता है। ये दोनों ही चीजें, एथिक्स, आचार और राजनीति, ये दोनों ही चीजें हर सामाजिक अध्ययन के ऊपर उसके भीतर छुपी रहती हैं और उनको प्रभावित करती हैं। फिर एक
तीसरा पक्ष ये है कि जब भी आप किसी चीज का अध्ययन करते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं तो आप एक किसी दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक पहाड़ को देखना है। अब पहाड़ कहीं अवस्थित है तो उस पहाड़ के बहुत सारे साइड है, पक्ष हैं। जैसे उसका उत्तरी हिस्सा है, उसका दक्षिणी हिस्सा है, उसका पूर्वी हिस्सा है, उसका पश्चिमी हिस्सा है, उसका ऊपर का हिस्सा है, उसका नीचे का हिस्सा है। तो दृष्टिकोण यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही आप कहीं आप जब भी देखते हैं तो कहीं किसी एक जगह से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप उत्तर की तरफ से देख रहे हैं पहाड़ को, तो जब आप उत्तर की तरफ से देख रहे हैं तो दक्षिण का हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है। जब आप पूरब की तरफ से देख रहे हैं तो पश्चिम का हिस्सा नहीं दिख रहा है। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर आप पहाड़ के बहुत नजदीक आकर के देख रहे हैं तो आपको कुछ हिस्सा बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ अपनी पूरी एंटायरिटी में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप दूर से देखते हैं तो आपको पहाड़ जो है पूरा पूरा तो दिखता है, उसकी पूरी आकृति दिखती है, लेकिन जो बारीकियां हैं जो नजदीक जाकर के देखने में आपको मिलती हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो दृष्टिकोण जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है आप किसी भी सामाजिक अध्ययन में, कि आप किस दृष्टिकोण से किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे अवस्थित हैं, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं। नजदीक से देख रहे हैं, पास से दूर से देख रहे हैं, उत्तर से देख रहे हैं, पश्चिम से देख रहे हैं, किधर से देख रहे हैं। और वह आपको देखने की दृष्टि देने के साथ साथ आपकी दृष्टि को कहीं ना कहीं बाधित भी करता है कि आप कुछ चीज देख पा रहे हैं और कुछ चीज नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। और उसके साथ साथ ये बात भी समझने की जरूरत है कि जिस दृष्टिकोण को आप बहुत उपयोगी समझ रहे हैं, आपके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरीके से देखा जाना चाहिए, वह जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग भी उसी दृष्टिकोण को जरूरी समझें। उनके लिए, किसी और आदमी के लिए दूसरा दृष्टिकोण जो है ज्यादा जरूरी होगा। जैसे आप कहेंगे कि पहाड़ को उत्तर से देखना ज्यादा ठीक रहेगा, दूसरे कहेंगे नहीं, उत्तर से देखने में आपको पूरा नहीं दिखेगा, आप दक्षिण से देखें तो ज्यादा बेहतर दिखेगा और ज्यादा जरूरी पक्ष दिखेगा जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सोशल रियलिटी की समझ को, उनके अध्ययन को और उन पे उपयोग में लाए जाने वाले जो ऑब्जेक्टिविटी के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके उपयोग को बहुत व्यापक स्तर पर और गहराई में जाकर के उनको प्रभावित करते हैं। फिर आप ये देखिए कि शुरू से ही समाजशास्त्र को